अगर आप नोट्स ख़रीदना चाहते हैं तो फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिव्यू भी आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे बुक्स डाली गई हैं, जो भी आपको ख़रीदनी है आप ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो यहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। देखें यहाँ पे बुक्स लगाई गई हैं डिफरेंट, ठीक है, बहुत सारी लगी हुई हैं। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं स्पेल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट, तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट की प्राइस पे साथ लिखी होगी, आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो डायरेक्ट एडमिन को चला जाएगा, ठीक है। जो एडमिन है उनको चला जाएगा तो वो फिर आपको पेमेंट मेथड बताएंगे और फिर आप ख़रीद सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप से ख़रीदना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप स्टोर है, ठीक है। यहाँ से आप जो है प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट वही वाला लगा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ऑब्वियसली वही अकाउंट खुल जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स देखें सारे लगे हुए हैं, मैं इस पर क्लिक करती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखें हर तरह के प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, हर सब्जेक्ट ईयर के। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं इधर से भी। तो आपने प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए सिंपल इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है, ठीक है। एक दफ़ा लेना है, 2 दफ़ा लेना है, तो एक ही दफ़ा आपने लेना, इस पर क्लिक कर लिया। फिर आपने नीचे यहाँ पे व्यू कार्ड पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे आप व्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको ऑर्डर आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। इस पर हमने प्लेस ऑर्डर पे जैसे क्लिक किया तो आपका जो मैसेज है वो एडमिन को जो है सेंड हो जाएगा। ये एडमिन को मैसेज आपका चला जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं। वेलकम टू एल लवर्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज का हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर। ये टॉपिक आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आएगा। ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है क्योंकि ये आपने पहले यूके यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा होगा और अगर आप पार्ट 1 में भी थे तो वहाँ पे भी आपको ये टॉपिक आया होगा, ठीक है। अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता दूँ, सेपरेशन ऑफ पावर मैं दोहराना चाहती हूँ कि इसका मतलब ये है कि हर ब्रांचेस को सेपरेट पावर्स मिलें और कोई उनके मामला में दखल ना दे। ये होता है सेपरेशन ऑफ पावर, सही है। इनकी इंट्रोडक्शन में हमने लिखना है कि सेपरेशन ऑफ पावर एक ऐसा रूल है जो डिवाइड करता है गवर्नमेंट की पावर्स को, यानी कि एक बंदे को सारी पावर्स नहीं मिलती बल्कि सारे डिपार्टमेंट को बराबर की पावर्स डिवाइड होती हैं सेपरेशन ऑफ पावर में, सही है। यानी कि गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं सबको अलग अलग पावर्स दी जाती हैं। अब यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसमें 3 तरह के पार्ट्स आएंगे, जैसे कि एक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट लॉज पे अमल करवाता है और पुलिस और सिक्योरिटी वाला पे नज़र रखना और पुलिस और सिक्योरिटी मुल्क में भेजना, ये सारे काम इनके होते हैं। उसके अलावा जो जुडिशरी है उसमें कोर्ट की सिस्टम वगैरह आती हैं, यानी कि जो कोर्ट्स हैं सारी वो जुडिशरी वगैरह के अंदर आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहना ये चाह रही हूँ कि ये तीनों जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग वर्क करती हैं सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से, सही है। दिस आइडिया हैज़ इन्फ्लुएंस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड हाउ गवर्नमेंट वर्क्स। ये जो डॉक्टर आया है सेपरेशन ऑफ पावर का, इसने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बहुत इन्फ्लुएंस किया, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है बहुत मुतासिर हुआ इस डॉक्टर आइन से। और ये जो डॉक्यूमेंट है ना सेपरेशन ऑफ पावर का, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी डाला गया, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट अच्छे से चल सके। फिर लॉर्ड एक्टन ने सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में कहा कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी कि पावर किसी एक के पास अगर होगी तो वो करप्शन कर सकता है, अगर सारी की सारी पावर एक बंदे के पास होगी तो फिर वो मुकम्मल तौर पे करप्शन करेगा, ठीक है। एब्सोल्युटली मीन्स कि मुकम्मल तौर पे वो करप्शन करेगा। फिर आता है द गोल इज़ टू कीप दीज 3 पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट सेपरेट सो नो वन बिकम्स टू पावरफुल। अगर सेपरेशन ऑफ पावर होगा तो सारी डिपार्टमेंट अलग अलग वर्क करेंगी, इस तरह से कोई भी किसी पे डोमिनेंट नहीं होगा, सारे बराबर होंगे, ठीक है। इस तरह से सारे लोग बराबर चलेंगे और मुल्क तरक्की करेगा। ये इसके लास्ट लाइन में लिखा है। अब हम डायग्राम देख लेते हैं। ये मैंने डायग्राम बनाई है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये एक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, ये यूएसए का लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है। ये जो आपको दिख रही है ये कोर्ट्स हैं, इसके साथ मैंने लिख भी दिया है। अब लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में क्या क्या है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में कांग्रेस होती है यूएसए में, और इस कांग्रेस के अंदर एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और एक सेनेट होती है। कांग्रेस की जो सेनेट ब्रांच है वो हायर ब्रांच यानी कि बड़ी अथॉरिटी होती है और ये छोटी अथॉरिटी, यानी कि ये दोनों डिपार्टमेंट कांग्रेस के अंदर होते हैं, लेकिन ये वाली छोटी है और ये बड़ी है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में एक प्रेसिडेंट होता है और वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बड़ा होता है, वाइस प्रेसिडेंट उसके अंडर आता है। जुडिशरी में सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और बाकी लोअर कोर्ट के जजेस होते हैं। ये इनमें फ़र्क है, ठीक है। ये आप डायग्राम देख लें और
यही चीज़ हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, इन ब्रांचेस के बारे में। मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में हमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की हेडिंग दे देनी है, फिर आपने लिखना है कि इंडिविजुअल्स फ्रीडम इज सेफ only when the main power of the state, that is legislative, executive and judicial, are done by separate and independent organs। मैंने इनको सर्कल इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया है कि एक जो आम इंसान है, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको फ्रीडम जो है ना, उनकी आम लोगों की जो फ्रीडम है वो तभी सेफ रह सकती है जब हमारे गवर्नमेंट की जो ये 3 ब्रांचेज है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों अलग से सेपरेट और इंडिपेंडेंटली वर्क करें। ये बात ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है सेपरेशन ऑफ पावर्स की। नेक्स्ट हेडिंग इज डेफिनेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। में डिफरेंट डेफिनेशन है, इसमें से कोई भी आप एक डाल दें। अंडर लीगल सिस्टम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी शुड नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर। यहाँ पे लीगल सिस्टम कहता है कि ये तीनों ब्रांचेज एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, सेपरेटली वर्क करेंगे। अकॉर्डिंग टू द ब्लैकस्टोन कहता है कि नो ब्रांच शुड टेक ओवर द वर्क ऑफ अनदर ब्रांच। ब्लैकस्टोन डिक्शनरी कहता है कि जितनी भी ये ब्रांचेज हैं एक दूसरे के ऊपर कब्जा नहीं करेंगी, अलग अलग वर्क करेंगी। अकॉर्डिंग टू वेट एंड फिलिप्स, इसने 3 पॉइंट्स बताए हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर कैन मीन डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, नो इंटरफेरेंस, डिफरेंट फंक्शन फॉर डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, पहले पॉइंट में इसने बताया कि जो 1 पर्सन है शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द अदर पर्सन, यानी कि एक अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, तभी सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा। नो इंटरफेरेंस, जो एक ब्रांच है वो दूसरी ब्रांच के ऊपर खामखा का कंट्रोल नहीं करेगा। फिर आता है डिफरेंट फंक्शंस फॉर डिफरेंट ऑर्गन्स, और सारी ब्रांचेस अलग अलग फंक्शन करेंगी, तभी वो सेपरेशन ऑफ पावर मानी जाएगी। ये हमें वेड एंड फिलिप्स की डेफिनेशन बता रही है। देन वी हैव एम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर का क्या एम है, क्या पर्पज़ है। इसका एम ये है टू प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग टायरेनिकल और अनफेयर। अनफेयर का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी ना करे, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए ताकि जब अलग अलग डिपार्टमेंट वर्क करेंगे तो वो लोगों के राइट्स भी प्रोटेक्ट रखेंगे। टायरेनिकल का मतलब ये है कि अगर एक ही अथॉरिटी के पास सारी पावर्स आ गई तो वो गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट्स को दबाने की कोशिश करेगा और लोगों के राइट्स भी वायलेट कर सकता है। ये इसका एम है सेपरेशन ऑफ पावर का। फिर आता है वाई दिस डॉक्ट्राइन इज़ इम्पोर्टेंट, कि ये सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्राइन क्यों इम्पोर्टेंट है। इस पे लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि पावर कैन करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स कम्प्लीटली। लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि अगर एक इंसान या एक अथॉरिटी के पास पावर होती है तो उस अथॉरिटी में जो हेड है वो करप्शन कर सकता है, और जितनी ज़्यादा पावर उसके पास होगी उतनी ज़्यादा वो करप्शन करेगा, कि जितनी ज़्यादा पावर हुई उतनी ज़्यादा करप्शन। द बिगर द पावर द मोर इट नीड्स लिमिट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा पावर्स दी जाएंगी उतना उसको लिमिट में रखना भी पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर को लिमिट में रखने का एक ही तरीका है कि एक इदारे को सारी पावर्स ना दी जाएँ, वो पावर्स डिफरेंट इदारों में डिवाइड हो जाए। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का जो फर्स्ट पीरियड था उसमें प्लेटो, अरिस्टोटल और अदर एंशिएंट राइटर, ये जो मेन है जिनका नेम डाला है, और डिफरेंट राइटर्स थे, इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। लेकिन प्रॉपर्ली सेपरेशन ऑफ पावर इस ज़माने में ईजाद नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों ने भी सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च स्टार्ट कर दी थी, कि इन्होंने गवर्नमेंट को कहना शुरू कर दिया था कि गवर्नमेंट को डिवाइड करके वर्क करना चाहिए। फिर आता है सेकेंड पीरियड जो कि 16th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी का पीरियड था। इसमें जॉन बेडेन जो कि फ्रांस के एक थिंकर थे, राइटर थे। फिर आते हैं जॉन लॉक जो कि इंग्लैंड के एक मशहूर राइटर और एक फ़िलासफ़र भी हैं। इन लोगों ने भी सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में सोचना शुरू कर दिया और लोगों से कहा कि गवर्नमेंट को डिफरेंटली वर्क करना चाहिए, यानी कि सेपरेटली वर्क करना चाहिए इनकी डिफरेंट ब्रांचेस को। फिर आता है जॉन लॉक सेट इन हिज बुक टू treatises on civil government that law making and law executing must be in the separate hand। जॉन लॉक ने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम है टू ट्रीटिसेस ऑन सिविल गवर्नमेंट। इस किताब में इन्होंने ये कहा कि लॉ बनाने वाला इदारा और लॉ पे अमल करने वाला इदारा दोनों सेपरेट होने चाहिए, यानी कि इन्होंने एक तरह से इजाद कर दिया था सेपरेशन ऑफ पावर का, लेकिन प्रॉपरली सेपरेशन ऑफ पावर को मॉन्टेस्क्यू ने लिखा। आम तौर पे ये जितने लोग थे इन्होंने सिर्फ
हल्का फुल्का कहा, लेकिन प्रॉपरली सेपरेशन ऑफ पावर को मॉन्टेस्क्यू ने 18वीं सेंचुरी में ईजाद कर दिया था। ये फ्रांस के एक लॉयर भी थे। सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन दिस डॉक्ट्राइन, मोंटेस्क्यू ने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इस डॉक्ट्राइन को, इस सेपरेशन ऑफ पावर के डॉक्ट्राइन को एक्सप्लेन किया, यानी कि इन्होंने बहुत तरतीब के साथ सारा बताया कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को कैसे वर्क करना चाहिए, जुडिशरी को कैसे वर्क करना चाहिए और एग्जीक्यूटिव को कैसे वर्क करना चाहिए। तो इन्होंने ही बेसिकली ईजाद किया था सेपरेशन ऑफ पावर के डॉक्ट्राइन को। क्रिएटर ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये आप हेडिंग दे देंगे, जिसमें आप दोबारा से मोंटेस्क्यू का मज़ीद डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ये उनकी तस्वीर है। मोंटेस्क्यू हैड एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, या आपने दोबारा से लिख देना है, जिसमें हमें बताना है कि मोंटेस्क्यू ने ही इस थ्योरी सेपरेशन ऑफ पावर को एक्सप्लेन किया। इन हिज बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज, मोंटेस्क्यू सेड दैट द गवर्नमेंट पावर शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब ये जो किताब आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे ये तकरीबन मिलती है, मैंने जो इसकी प्राइस देखी थी, मैंने आई थिंक इसकी देखी थी 20,000 पाउंड्स में थी ना, या डॉलर्स में। तो ये 20,000 की बुक है इनकी, मोंटेस्क्यू की, जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेज हैं उनको अलग करना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने बहुत तफसील से अपनी इस किताब में, जो आप यहाँ पे आपको दिख रही है, इसमें उन्होंने कंप्लीट तरीका बताया कि कैसे वर्क कर सकती है अलग होके और किस तरह से उन पर कंट्रोल रखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लेजिस्लेटिव पावर, इस किताब के अंदर एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशल पावर सारों के बारे में हमें बताया। आपने इस किताब का नेम लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। आपने लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बताना है कि जो लॉ बनाने वाली जो इदारा है, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया यूके का और पाकिस्तान का, और जो कांग्रेस हो गया यूएसए का, ये वो इदारा जो लॉज बनाती है। तो इसका काम ये है कि सिर्फ लॉज बनाए, इसलिए इसको अलग रखा गया है। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो है वो अलग वर्क करेगी, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बैठा होता है और वाइस प्रेसिडेंट वगैरह बैठे होते हैं। तो ये लॉज पे अमल करवाते हैं, पुलिस पे कंट्रोल वगैरह नहीं का होता है। फिर आता है जुडिशल पावर, इसमें लॉ को समझना, इंटरप्रिटेशन का मतलब है समझना, लॉ को आसान करके बताना, और उसके अलावा लोगों को इंसाफ देना। तो ये जो काम है ये कौन करता है? जजेस करते हैं। तो जुडिशल पावर सारी जजेस के पास होती है, जिसमें वो लॉ को समझना और लोगों को इंसाफ वगैरह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोंटेस्क्यू ने इन सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बड़े तफसील से एक्सप्लेन किए। फिर आता है पर्पज़ ऑफ द थ्योरी। पर्पज़ ऑफ द थ्योरी में हमने ये बताना है कि सेपरेशन ऑफ पावर का मकसद क्या है, क्या पर्पज़ है। तो इसमें मोंटेस्क्यू का ही आपने पर्पज़ बता देना कि मोंटेस्क्यू को बिलीव था, ये मानना था मोंटेस्क्यू का कि इफ़ वन पर्सन और ग्रुप कंट्रोल ऑल पावर्स दे कुड बिकम टायरेंट, यानी कि इसका मानना ये था कि अगर एक ही इंसान या एक ही ग्रुप के लोग, ज़रूरत से ज़्यादा पावर्स इनके पास अगर होंगी, तो वो दूसरे लोगों पे भी कंट्रोल रखेंगी और फिर जुल्म भी करना शुरू कर देंगी, ठीक है। टायरेंट का मतलब ये है कि एक बंदा हेड होता है और बाकी लोग उसके अंडर आते हैं, तो फिर वो ऑब्वियसली जैसा चाहे वैसा कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कहते हैं टायरेंट गवर्नमेंट। फिर आता है बाय डिवाइडिंग पावर्स ईच ब्रांच कुड चेक द अदर सो नो वन बिकम्स टू पावरफुल। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर बराबर की पावर तीनों ब्रांचेस में या जितनी भी ब्रांचेस उनमें तकसीम जब की जाएंगी तो सारी बराबर होंगी और वो एक दूसरे पे इस तरह से नज़र भी रख सकेंगी, यानी कि दोनों सारी एक दूसरे को कहेंगे कि तुम सही से काम नहीं करे, तुम सही से काम नहीं करे। तो इस तरह से पावर्स डिवाइडेड भी रहेंगी और कंट्रोल में भी रहेंगी, ठीक है। दिस आइडिया इज कॉल्ड द चेक एंड बैलेंस सिस्टम। और चेक एंड बैलेंस सिस्टम का मतलब ये है कि ब्रांचेस को जब आप सेपरेट करते हो तो सेपरेट करने के बाद इन पे चेक रखने के काम को हम चेक एंड बैलेंस कहते हैं, यानी कि जो तीनों ब्रांचेस है वो अलग से तो वर्क करेंगे लेकिन एक दूसरे पे नज़र भी रखेंगे। इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहते हैं। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट मेंटेन रहती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इन्फ्लुएंस ऑफ मोंटेस्क्यू, यानी कि मोंटेस्क्यू का जो इन्फ्लुएंस है वो कितने मुल्कों में हुआ। पाकिस्तान में भी जो हम लॉ पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसके अंदर भी सेपरेशन ऑफ पावर डला है। तो इट मीन्स हमारे पाकिस्तान में जो सेपरेशन ऑफ पावर आया उसको किसने इन्फ्लुएंस किया? उसको भी मोंटेस्क्यू ने इन्फ्लुएंस किया। इन्फ्लुएंस का मतलब है असर करना, यानी कि हम लोगों पे किस बंदे का ज़्यादा असर हुआ। तो ज़ाहिर ही पता हम लोगों ने भी जो लॉ पढ़ा है वो अंग्रेज़ों से आया। तो जो अंग्रेज़ हैं उनको भी इसी तरह इस तरह के राइटर्स ने लॉ बनाने में मदद की। जो यूनाइटेड स्टेट है उन्होंने भी मोंटेस्क्यू का बनाया हुआ लॉ यूज़ किया। समझ आ रही है? तो इस तरह से जितने भी लोग हैं, गवर्नमेंट्स हैं जितने भी मुल्कों की, वो इसी तरह के राइटर्स की बातों को यूज़ करके अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाते हैं, लॉस को बनाते हैं। तो जो कुछ भी मोंटेस्क्यू ने हमें सिखाया उस ज़माने में वो चीज़ आज भी चल रही है इतने सालों बाद भी। आप खुद देख लें, ये सब हुआ था इतने साल पहले 17वीं सेंचुरी या 18वीं सेंचुरी में, और अभी साल चल रहा है 2025। आज भी हम मोंटेस्क्यू की थ्योरी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोगों पे आज भी इनकी थ्योरी का असर है, हम आज भी इनकी थ्योरी को बहुत बड़ा मानते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने यहाँ लिखनी है कि जो मोंटेस्क्यू है इसका असर यूनाइटेड स्टेट्स तक गया, कि यूनाइटेड स्टेट ने मोंटेस्क्यू
की जो थ्योरी है उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाला और सारी ब्रांचेस को अलग कर दिया। आपको याद होगा अगर हमने यूके यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स में यूएसए में सबसे ज़्यादा सेपरेशन ऑफ पावर मिलती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज़्यादा मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी को यूज़ किया। इट ऑल्सो इंस्पायर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड इंडिया। और पाकिस्तान और इंडिया में भी मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी को यूज़ किया गया। टुडे द सेपरेशन ऑफ पावर इज कंसिडर्ड अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। और आजकल के दौर में भी सेपरेशन ऑफ पावर को यूज़ किया जाता है, यानी कि आजकल का जो मॉडर्न दौर है उसमें भी सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सब लोग। नेक्स्ट हेडिंग इज थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। Montesquieu's view: liberty is lost if the legislative and the executive powers are in the same hands. Montesquieu का व्यू ये था कि व्यू मीन्स नज़रिया ये था कि जो लिबर्टी है, लिबर्टी को कहते हैं फ्रीडम, आज़ादी। लिबर्टी इंसान की चली जाती है अगर लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो लॉ बनाता है और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो लॉ पे अमल करवाता है, जिसके मतलब ये पुलिस पे कंट्रोल रखना, आर्मी पे कंट्रोल रखना और लॉज पे लोगों को चलाना, ये काम इनका होता है। तो अगर ये दोनों डिपार्टमेंट्स इकट्ठे हो गए, सेम ही डिपार्टमेंट बन गया, तो इससे क्या होगा कि लोगों को जो आज़ादी दी गई थी ना आम इंसानों को, वो फिर चली जाएगी उनके हाथ से, क्योंकि एक ही इदारा सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, फिर वो लोगों के हक में बात नहीं करेगा और लोगों के राइट्स को वायलेट करेगा। लिबर्टी इज़ लॉस्ट इफ़ जुडिशरी इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम लेजिस्लेचर। यहाँ पे कह रहे हैं कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा अगर कोर्ट लेजिस्लेटर का ही पार्ट होंगी। देखिए, लेजिस्लेटिव वो डिपार्टमेंट है जो लॉ बनाता है, कोर्ट्स जो हैं वो लॉ पे अमल करके जस्टिस देती हैं। तो अगर ये सेपरेट होंगे तो अच्छा चलेंगे, अगर साथ जुड़े होंगे तो ज़ाहिर ही बात है लोगों को इंसाफ नहीं पहुंचा पाएंगे। जजेस मस्ट नॉट कंबाइन एग्जीक्यूटिव पावर्स और दे में एक्ट अनफेयरली। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जजेस हैं उनको एग्जीक्यूटिव पावर्स के साथ भी जुड़ना नहीं चाहिए। पहले लाइन में हमने ये देखा कि जो जुडिशरी है, जो जजेस हैं, जो कोर्ट सिस्टम है, उसको लेजिस्लेटिव के साथ अगर जुड़ गया तब भी नुकसान है। वहीं पे यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि जो जजेस है, जो जुडिशरी है, वो अगर एग्जीक्यूटिव के साथ भी जुड़ता है तो वहाँ पे भी नुकसान है। तो यहाँ पे कहना है, यहाँ पे ये चाह रहे हैं मोंटेस्क्यू कि तीनों ब्रांचेस चाहे जिस भी तरह भी एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी तो लोगों के जो राइट्स हैं, आम लोगों के राइट्स, वो वायलेट होंगे। फिर आता है जेम्स मेडिसन। ये जेम्स मेडिसन की तस्वीर मैंने लगाई हुई है। मेडिसन सेड मोंटेस्क्यू मेंट दैट लिबर्टी एग्जिस्ट ओनली इफ वन ब्रांच डज नॉट हैव पावर ओवर अनदर। जो जेम्स मेडिसन थे, इनकी लोग ज़्यादा इसलिए भी सुनते थे कि ये एक तरह से कह लें प्रेसिडेंट भी थे, वाइस प्रेसिडेंट भी थे उस एरिया के, यूएसए के, और इन्होंने यूएसए की कंट्री को बनाने में भी बहुत रोल अदा किया। ठीक है, जब यानी कि यूएसए का कंट्री बन रहा था ना, उस वक्त भी इनका बड़ा रोल अदा होता था। तो इन्होंने भी मोंटेस्क्यू की थ्योरी को बड़ा सपोर्ट किया और कहा कि मोंटेस्क्यू का कहने का मतलब ये है कि इंसानों की जो आज़ादी है, लिबर्टी जो है, वो ख़त्म हो जाएगी अगर सारी पावर्स एक ही इदारे के पास हो। असल में यूएसए का जो कंट्री था ना, वो पहले यूके का ही पार्ट था, और यूके का कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा ही होगा कि यूके के अंदर पार्लियामेंट है, उसी के पास तीनों पावर्स हैं, यानी कि पार्लियामेंट के पास जुडिशरी की पावर्स भी हैं और एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं, यानी कि यही अथॉरिटी जिसको हम ये लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, इसी के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी और जुडिशरी की पावर्स भी हैं। तो ये चीज़ जानता था यूएसए, इसलिए यूएसए को सेपरेशन ऑफ पावर मोंटेस्क्यू की इतनी अच्छी लगी कि जेम्स मेडिसन ने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया, क्योंकि जो जेम्स मेडिसन था वो भी अमेरिकन था, यूएसए की साइड लेनी थी इसने, तो इसने इसीलिए मोंटेस्क्यू की थ्योरी को सपोर्ट किया और वो चाहता था कि बजाय यूके की तरह एक ही बंदे के पास सारी पावर्स हों, अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर सारी पावर्स डिवाइड हो जाए, ठीक है, ताकि लोगों को आज़ादी मिल सके। इफेक्ट ऑफ द डॉक्ट्राइन, यानी कि इस सेपरेशन ऑफ पावर का क्या असर पड़ता है हमारे माशरे में। सेपरेशन ऑफ पावर शेप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड गवर्नमेंट, यानी कि इसका असर ये होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर जब आती है उससे हमारा जो गवर्नमेंट है वो और अच्छे से वर्क करती है। उसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड है ना, जैसे कि जुडिशरी को किस तरह से अपने आप को चलाना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है खुद को, और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को कैसे खुद को चलाना है, ये चीज़ भी हमें सेपरेशन ऑफ पावर सिखाती है और हमें उस तरह से बना देती सही तरीके से, ठीक है। और उसके अलावा ब्लैकस्टोन कहता है इसके ऊपर कि इफ़ वन पर्सन हैज़ ऑल लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स, पर्सनल लिबर्टी विल एंड, यानी कि एक ही इदारे के पास अगर ये तीनों पावर्स हो जाएं तो आम इंसान की जो आज़ादी है वो ख़त्म हो जाएगी। वो सेम बात जो मैंने पहले बोली थी इन्होंने दोहरा दी। नेक्स्ट हेडिंग आती है क्रिटिसिज्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर में कौन कौन सी कमियां हैं या नुकसान है, उसके बारे में आपने 3-4 पॉइंट्स दे देने हैं। इसमें आपने बताना है कि ब्रिटेन नेवर फुली अडॉप्टेड इट। जो ब्रिटिश है ना, यानी कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कंट्री है, उसने कभी भी सेपरेशन ऑफ पावर को मुकम्मल तौर पे यूज़ नहीं किया। आज भी आप देखो तो सारी पावर पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास सारा कंट्रोल जुडिशरी का भी है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का भी है, जिससे आपको क्लियर दिख रहा है कि यूके के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। तो आजकल के दौर में भी इसको मुकम्मल तौर पर अडॉप्ट नहीं किया गया। उसके अलावा गवर्नमेंट पावर ऑफन ओवरलैप, और गवर्नमेंट की पावर अगर इस तरह से डिवाइड होगी सेपरेशन ऑफ पावर की शक्ल में, तो इससे क्या होगा कि आपस में ही लड़ती रहेगी ब्रांचेस, यानी कि एक दूसरे को बेहतर करने की
कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि ख़ुद को बेहतर करने की इतनी कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से इनकी लड़ाई लग सकती है। ये बात आप यहाँ पे बता सकते हैं। सम एक्शंस नीड शेयर्ड पावर्स, और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में आप ये भी बता सकते हैं कि बेशक इनकी पावर्स डिवाइड हो जाए, फिर भी इनको पावर शेयर करनी भी पड़ सकती हैं। ये भी एक क्रिटिसिज्म के लिए आप यूज़ कर सकते हैं लाइन। मॉडर्न स्टेट्स नीड फ्लेक्सिबल पावर्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स बेशक दे दिए जाएँ, लेकिन प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती जाती हैं, तो सेपरेशन ऑफ पावर अगर दी जाएंगी उससे क्या होगा कि फिर इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अगर एक ही इदारे के पास सारी पावर होंगी तो वो आराम से कामों को हैंडल कर सकती है, लेकिन अगर पावर जिस तरह से डिवाइड कर दी जाएंगी तो फिर उसी हिसाब से चीज़ें और मुश्किल हो जाएंगी, इनको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा और नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उसी हिसाब से चीज़ें अपग्रेड होती जाएंगी, मुश्किल होती जाएंगी। तो ये बातें आपने इसके क्रिटिसिज्म में लिख देनी है। फिर आता है सेपरेशन ऑफ पावर एंड प्रैक्टिस, यानी कि आजकल के दौर में करंटली कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा सेपरेशन ऑफ पावर को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपने यूएसए का नाम देना है, क्योंकि इसी ने ही सबसे ज़्यादा सेपरेशन ऑफ पावर को यूज़ किया था। कि यहाँ पे आपने लिखना है कि इन्होंने इस डॉक्ट्राइन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया, इस सेपरेशन ऑफ पावर के डॉक्ट्राइन को। इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 1 से लेकर 3 तक जो है ना, उन सब के अंदर ये बताया गया है कि जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, जुडिशरी के जो डिपार्टमेंट हैं, उनके जो पावर्स हैं वो सेपरेट होनी चाहिए। इनके इस आर्टिकल में ये मौजूद है। आपने आर्टिकल को बोल्ड करके लिख देना है पेपर में। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस प्रिवेंट्स वन ब्रांच फ्रॉम कंट्रोलिंग अनदर, और इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर के डॉक्ट्राइन के साथ चेक एंड बैलेंस का डॉक्ट्राइन भी यूज़ किया, ताकि ये लोग अलग से तो वर्क करें लेकिन एक दूसरे पर नज़र रख सकें, यानी कि चेक रख सकें, ताकि कंट्रोल में रहें। ये बात इसके लास्ट लाइन में लिखी है। उसके अलावा इंग्लैंड के बारे में आप बताएंगे कि इंग्लैंड में सेपरेशन ऑफ पावर ज़्यादा स्ट्रिक्टली यूज़ नहीं किया जाता। वहाँ पे सारी ब्रांचेस इकट्ठे मिल के चलती हैं और एक ही के पास आमतौर पे ज़्यादा पावर्स हैं। आप सबको पता है कि यूके के अंदर सबसे ज़्यादा पावर पार्लियामेंट के पास है, और अगर वहाँ पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट भी करेंगे तो वो भी पार्लियामेंट के अंडर ही आएंगे। लेकिन वहाँ एग्जिस्ट करती है सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन ज़्यादा नहीं एग्जिस्ट करी जितनी ज़्यादा यूएसए में एग्जिस्ट करती है। अगर पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान में जो डॉक्ट्राइन है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता जैसे यूएसए में फॉलो किया जाता है। यानी कि यहाँ पे भी सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट करती है, लेकिन उतनी ज़्यादा स्ट्रांगली इस पर अमल नहीं किया जाता जैसे यूएसए में होता है। उसके अलावा आर्टिकल 175 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट, और ये आर्टिकल 175 जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है उसने ये बताया कि जो हमारी जुडिशरी है ना वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी। ठीक है, तो ये था। कंक्लूजन में आपने वही लिख देना है जो भी आपने ऊपर पढ़ा, उसको 4 से 6 लाइनों में लिख के वाइंड अप कर देना है।